माँ उठो ना, सरिता को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पवन ने अपनी माँ विमला जी को जगाते हुए कहा, जिसे सुनते ही विमला जी तुरंत ही उठ खड़ी हुई। उसने लपक कर दरवाज़ा खोला और बोली, अभी तो समय है बेटा, अभी से दर्द है, लेकिन फिर भी चलो, जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। हाँ माँ, ठीक है, कहते हुए पवन अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी सरिता को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर ने जांच के बाद चिंतित स्वर में कहा, अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। बच्चा उल्टा हो गया है और समय भी कम है। अभी तो 7वां महीना भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर विमला जी और पवन दोनों ही तुरंत ऑपरेशन के लिए मान गए और सरिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। करीब 2 घंटे बाद नर्स ने बाहर आकर बताया कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है और सरिता ने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन बच्ची बहुत ही कमज़ोर है और पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं है। उसे 2 हफ्तों के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाएगा। सभी लोग ऊपर वाले से बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिन बाद बच्ची के स्वस्थ होते ही अस्पताल के कर्मचारियों ने पवन के हाथों में बिल थमाते हुए कहा, इस बिल का भुगतान कर दीजिए, फिर आप बच्ची और उसकी माँ को घर ले जा सकते हैं। बिल देखते ही पवन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें लगभग 2 लाख के आसपास का हिसाब था और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 2 लाख रुपए जुटाना बहुत मुश्किल होता है। विमला जी पवन के कांपते हाथ और चिंतित चेहरा देखकर सब कुछ समझ गई थी। वो पवन के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, कितने रुपए का बिल है ये? तो पवन ने माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, माँ, 2 लाख रुपए हैं, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तू चिंता मत कर बेटा। विमला जी ने अपने कंगन उतारते हुए कहा, ये मेरे कंगन हैं, इनको गिरवी रख कर पैसे ले आ। अरे माँ, ये क्या, मैं किसी से कर्ज ले लूँगा, अपने कंगन किस लिए देना? कर्ज नहीं लेना बेटा, ऐसा सोचना भी मत। हमें तनाव नहीं चाहिए, ऐसे समय के लिए ही तो हम गहने जोड़कर रखते हैं, ताकि दुख तकलीफ में काम आ जाएं। ठीक है माँ, कहते हुए पवन बड़े ही भारी मन से अपनी माँ के कंगन लेकर साहूकार के पास चला गया और साहूकार को कंगन दिखाते हुए बोला, क्या इन कंगन को गिरवी रख कर आप मुझे पैसे दे सकते हैं? जब भी मेरे पास पैसे की व्यवस्था होगी, मैं ये कंगन वापस ले जाऊंगा। वजनदार सोने के सुंदर कंगन को देखकर साहूकार की आंखों में चमक आ गई। उसने कंगनों की शुद्धता और वजन देखने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इनके पैसे दे रहा हूँ, पर इसका ब्याज तुम्हें देते रहना होगा। पवन ने दुखी मन से कंगन उसे सौंप दिए और पैसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि माँ के उन कंगनों की कीमत तो अनमोल है, भगवान चाहेगा तो वो इन कंगनों को ज़रूर वापस ले आएगा। अस्पताल पहुंचकर बिल का भुगतान कर अपनी नन्ही परी को लेकर वे सब अपने घर लौट आए। छोटी सी गुड़िया को गोद में लेते ही पवन अपने सारे दुख भूल गया। आज उनके घर में गाना बजाना, मिठाई बांटना, सब कुछ चल रहा था। पूरा परिवार बेहद खुश था। बिटिया रानी का नाम सबने मिलकर महक रखा। धीरे धीरे समय के साथ महक भी बड़ी होने लगी और समझदार भी हो गई। घर में कई बार विमला जी के कंगन, जो अब तक छुड़ाए नहीं गए थे, उनका जिक्र होता ही रहता था। तो एक दिन विमला जी ने कहा, अरे भूल जाओ उन्हें, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है, जो उन सोने के कंगन से भी कहीं ज़्यादा कीमती है। तो दादी की बात सुनकर
महक सोच में पड़ गई कि दादी ऐसा क्यों कह रही है। अगले दिन उसने अपनी माँ सरिता से आखिरकार पूछ ही लिया कि मम्मी, दादी ऐसा क्यों कह रही थी कि भूल जाओ उन कंगनों को, हमारी इतनी प्यारी बिटिया हमारे साथ है। तो सरिता ने सोचा कि अब महक को सच बता देना चाहिए। उसने कहा, बेटी, जब तुम पैदा हुई थी तब बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि तुम वक्त से पहले इस दुनिया में आ गई थी। तुम बच भी पाओगी या नहीं, डॉक्टरों का यही कहना था। तब 2 लाख रुपए अस्पताल में खर्च हो गए थे। जब बिल आया तो बिल की रकम देखकर तुम्हारे पापा के तो हाथ ही कांपने लगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे एकदम से इकट्ठे नहीं थे। तब तुम्हारी दादी ने अपने सोने के कीमती गहने उतार कर तुम्हारे पापा को गिरवी रखने के लिए दिए थे। फिर उन पैसों से ही अस्पताल की फीस भरी थी। तब जाकर डॉक्टर ने हमें घर आने दिया था। तो मम्मा, हम वो कंगन वापस क्यों नहीं ले आते? बेटा, इतने सारे खर्चे हैं, दादाजी की दवाइयाँ भी हैं, अकेले पापा कैसे पूरा करें? मम्मा, अगर दादी के कंगन नहीं होते तो मेरी जान भी नहीं बच पाती, है ना? महक सवाल पर सवाल किए जा रही थी। तभी उसकी दादी विमला जी वहाँ आ गई और उसे समझाते हुए बोली, बिटिया, गहने तो होते ही इसलिए हैं ताकि मुसीबत में, बुरे वक्त में परिवार के काम आ सकें। उन्होंने महक को समझाया तो वो भी समझ गई और फिर खेलने में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, लेकिन कंगन वापस लाने का इंतजाम बिल्कुल नहीं हो पाया। आर्थिक स्थिति के कारण उस कंगन के जोड़े को उनके परिवार ने सच में भुला दिया और उन्हें साहूकार को बेच दिया। अब तक ब्याज इतना हो चुका था कि कुछ पैसे भी इन लोगों के हाथ नहीं लगे। पवन ने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके कंगन ना छुड़ा पाया। बेटा, ये क्या कह रहा है तुम? आगे से ऐसे शब्द कभी मुँह से मत निकालना। हम सब साथ हैं ना, इतने प्यार से रहते हैं, वही तो हमारी असली पूंजी है। दौलत का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। मैं तो खुश हूँ कि वो कंगन हमारे परिवार के काम आ गए और उन्हीं कंगनों के कारण हम सुकून से रह सके। वरना अगर कर्ज ले लिया होता तो रातों की नींद उड़ जाती। समय अपनी गति से चलता रहा। इसी बीच पवन के पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी। सबने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। लगभग 1 महीने बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के कारण घर में शोक का माहौल था। उनके अंतिम संस्कार के बाद सारे विधि विधान, सब कुछ एकदम साधारण तरह से निपटाया गया। पवन और विमला जी ने यह निश्चय कर लिया था कि बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 पंडितों को भोजन करा देंगे। रिश्तेदारों ने इस बात पर नाक मुंह सिकोड़े, लेकिन पवन का फैसला अंतिम फैसला था और ये ठीक भी था। कर्ज लेकर किसी को खिलाने से अच्छा था कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे जाएं, क्योंकि वक्त के साथ ही लोग सब भूल जाते हैं। पवन के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी दवा दारू पर खर्च होने वाला पैसा बचने लगा था। इसलिए धीरे धीरे पवन ने अपनी बेटी महक की शादी के लिए गहने बनवाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते महक 20 साल की हो गई। अब उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ लड़के देखने के बाद उन्हें एक लड़का मोहित पसंद आया। संपन्न परिवार होने के साथ साथ मोहित और उसके माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के लग रहे थे। इस तरह से उनकी शादी की बात पक्की हो गई। जब शादी के दिन नज़दीक आ गई तो सरिता ने वो गहने लाकर अपनी बेटी को दिखाए तो गहनों को देखकर महक चौंक गई। उसे उन गहनों के बीच अपने पापा के शरीर से बहता हुआ पसीना दिखाई दे रहा था। वो जानती थी कि उसके माता पिता ने इतने गहने बनवाने के लिए
कितना त्याग किया होगा। वो बचपन से देखते आ रही थी कि मेहनत के हवन कुंड में उसके मम्मी पापा ने न जाने कितने सपनों की आहुति दी है। उनके सारे सपने किस तरह जलकर भस्म हो गए हैं। ये सोचकर महक की आंखों में आंसू आ गए तो उसके आंसुओं को पोंछते हुए सरिता ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पापा ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जहाँ भी कटौती कर सकते थे वहाँ कटौती करके ये सब जोड़ा है। और ये तो वो पूंजी है जो सिर्फ तुम्हारे शौक ही पूरे नहीं करेगी बल्कि बुरे वक्त में भी काम आएगी। तभी विमला जी भी वहाँ आ गई और अपनी बहू सरिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटी तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन दादी, मम्मी पापा ने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। महक ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो विमला जी बोली, देख बेटी, जब तुम माँ बनोगी ना तब इन भावनाओं को अपने आप ही समझ जाओगी, उन्हीं में जियोगी और उन्हीं में खुश भी रहोगी। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए वो सब करते हैं जो खुद के लिए नहीं कर पाते। यही सच्चाई है बेटा। खुश रहो और खुशी से इन गहनों को स्वीकार करो। ठीक है दादी, कहते हुए महक उनके सीने से लग गई। आज महक बहुत खुश थी। आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद को निहार रही थी। कभी झुमके कानों से लगाती तो कभी सोने का हार गले में पहनकर खुश होती और कभी सोने की चूड़ियां पहनकर उन्हें खनखनाती। तभी अपनी बेटी को इस तरह से खुश होता देखकर सरिता उस सुख का अनुभव कर रही थी जो वो खुद के लिए कभी ना कर पाई। रात को पवन को ये सब बताते हुए सरिता ने कहा, पवन, अपनी बेटी के लिए इतने गहने बनवा कर उसे देने में बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है। बचपन से उसे गहनों का कितना शौक था। हाँ सरिता, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ भी बनवाकर ना दे सका। पवन, तुम ऐसा मत सोचो। हम दोनों ने मिलकर महक के लिए जो गहने बनवाए हैं उनके कारण हम अपनी बेटी को शान से विदा कर सकेंगे। इस तरह बातें करते हुए दोनों की आंख कब लग गई उन्हें खुद भी पता ना चला। अगले 2 दिन बाद पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज महक अपने एक परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जा रही थी। उसकी दादी और मम्मी की आंखें आंसुओं को बहाए जा रही थी। जाते समय विमला जी ने अपनी पोती को गले से लगाते हुए कहा, बिटिया, जैसे ये घर जितना तुम्हारा अपना है वैसे ही वो घर भी तुम्हारा अपना है। उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना बेटी। अपनी खुशियों के साथ उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना। जैसे एक अच्छी बेटी हो वैसे ही एक अच्छी बहू बनकर दिखाना और अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखना। ठीक है दादी, आपकी हर बात का मान रखूंगी, कहकर महक ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल पहुंची तो उसकी सास कविता जी ने बहुत ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया। इतना भव्य स्वागत देखकर महक भी फूली नहीं समा रही थी। कविता जी ने महक को मुंह दिखाई में सोने के कंगन दिए तो महक बोली, मम्मी जी, अभी इनकी क्या ज़रूरत थी। वैसे ही शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया होगा। नहीं बहू, वक्त की नज़ाकत को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, लेकिन ये दिन आज के बाद कभी नहीं आएगा। सास की बात सुनकर महक कुछ नहीं बोल पाई। इतना अच्छा परिवार पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। करीब 1 हफ्ते के बाद महक अपने मायके आई तो उसे देखकर घर में सब खुशी से झूम रहे थे। महक भी अपने ससुराल की तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थक रही थी। सारे किस्से वो सुनाती जा रही थी। उसके माता पिता और दादी अब अपनी बेटी के लिए
चिंता मुक्त हो गए थे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो, यह जरूरी तो नहीं है। 10 दिन तक अपने मायके में रहने के बाद महक जब वापस अपने ससुराल गई तो इस बार उसे पहले जैसी खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। महक का पति मोहित और उसकी सास कविता जी धीरे धीरे आपस में कुछ बातें करते रहते, और अगर महक वहां आ जाती तो बातों को उलट पुलट कर दूसरी बातें करने लगते या फिर अचानक ही चुप हो जाते। महक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, क्योंकि उसके साथ तो किसी का भी व्यवहार नहीं बदला था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल भी रखते थे। इसी उदासी का कारण महक जानना चाह रही थी, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। लगभग 1 हफ्ता इसी तरह गुजर गया। महक की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने पति मोहित से पूछ ही लिया, मोहित, क्या मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ? अरे ये कैसा सवाल है महक, ये तुम्हारा ही तो घर है, तो फिर आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे पता है कुछ तो परेशानी है जिसने हमारे घर की खुशियों को निगल लिया है। अरे कुछ भी तो नहीं है महक, तुम गलत समझ रही हो, कहते हुए पवन ने बात को टाल दिया और आंखें बंद करके करवट लेकर सो गया। दिन बीते जा रहे थे, घर में मायूसी बढ़ती जा रही थी। सबकी कानाफूसी अभी भी जारी थी। सब चेहरों की उदासी छुपाने के बाद भी उन सबके चेहरे पर झलक की जाती थी। कुछ दिन बाद महक की सास कविता जी सज धज कर गहने पहनकर अपनी किट्टी पार्टी में जा रही थी, तो उन्हें इतना तैयार होता देखकर महक ने कहा, मम्मी जी आप बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ बेटी, किट्टी पार्टी है, आने में लेट हो जाएगी। लेकिन मम्मी जी इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर जाना क्या ठीक होगा? हाँ बेटी बिल्कुल, सब एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखाना चाहती हैं। रुतबे की बात है ना, हमारे पास इतने सारे गहने हैं, इतनी महंगी साड़ी हैं, इसलिए अपने को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। सास की बात का जवाब महक देना चाहती थी पर मौका नहीं था, इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, वैसे आप सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहते हुए वो कमरे में चली गई। अब महक घर में बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद डोर बेल बजी। महक ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। उसने महक से कहा, मैडम जी यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और ये लिफाफा ले लीजिए। ठीक है, कहते हुए महक ने हस्ताक्षर किए और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। अंदर आते ही जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर के कागज़ को पढ़ा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस ज़मीन पर वो खड़ी थी वो इस समय उनकी थी ही नहीं। वो ज़मीन तो गिरवी रखी हुई थी और उसी के लिए ये नोटिस आया था। इतने दिनों से घर में हो रही कानाफूसी और चेहरे की उदासी का राज इस लिफाफे में बंद होकर आया था, जो महक ने खोल लिया था। आज उसे समझ आ गया था कि उसका ये परिवार कितनी मुश्किल में है। उस समय वो अपने हाथों में सजे उन कीमती कंगन को निहार रही थी, जो बड़े ही प्यार से उसकी सास कविता जी ने उसे दिए थे। वो कंगन, सोने की चैन, झुमके, इतने सुंदर गहने, सजा धजा बंगला, घर के सामने खड़ी कार, इन सब की रूह में छुपी दर्द की पूरी कहानी आज महक को समझ में आ रही थी। झूठी शान और दिखावा किस तरह घर को और घर वालों को कमज़ोर कर रहा है, ये दिख रहा था। उसके शरीर पर जो गहने थे, भले ही उनमें कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन महक को आज वो उसके बदन पर बोझ की तरह लग रहे थे, मानो उनके वजन से वो दब रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उन गहनों के रूप में उसने कर्ज की चादर ओढ़ रखी है। वो सोच रही थी
कि यहाँ तो सब के सब एक जैसे हैं। काश मेरी दादी जैसा समझाने वाला कोई यहाँ भी होता और समझाता कि चादर से बाहर पैर मत निकालो। खैर, यहाँ उसे ही दादी के जैसे बनकर सब कुछ संभालना होगा। आज महक को अपनी सास कविता जी दिखाई दे रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन हालातों में भी मम्मी जी तो आज भी इतने गहने पहनकर गई हैं। क्या उन्हें उनका वजन नहीं लग रहा होगा? मोहित के हाथ में 1 लाख की घड़ी, क्या उसे सस्ती घड़ी में समय नहीं दिखेगा? आज उसे अपनी दादी के कंगन, जो उसने कभी नहीं देखे थे, सिर्फ चर्चा में ही सुने थे, वो याद आ रहे थे कि कैसे उन कंगनों ने उसके परिवार की मदद की थी। किसी और से कर्ज लेने नहीं दिया था। वो खुद बिक गई पर परिवार को और उसे बचा लिया था। तो हमारे गहने और महंगे उपहार क्या हमें इस संकट से नहीं बचा सकते? क्या हमारे घर की इज्जत को नहीं बचा सकते? वो पूरा दिन मन में भारीपन और बेचैनी लिए सोचती रही कि कैसे कहूँ मोहित से, क्या वो मेरी बात मानेगा? क्या माँ पिताजी तैयार होंगे? इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमते हुए उसका पूरा दिन निकल गया। शाम को मोहित घर आया तो उसको चाय नाश्ता देकर महक ने वो लिफाफा उसके हाथों में थमाते हुए कहा, मोहित, ये कोरियर आया था, मैंने खोलकर पढ़ लिया है। जब मोहित ने कागज़ निकाल कर देखा तो हड़बड़ा गया और महक की तरफ देखने लगा। कुछ भी कहने की हिम्मत अब उसमें नहीं थी। तभी महक ने प्यार से पूछा, मोहित, यही समस्या है ना जो आप सब मुझसे छुपा रहे थे? महक, आई एम सॉरी। 1 बरस पहले की बात है। पिताजी को उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था। मशीनों से निकला माल क्वालिटी में उतना परफेक्ट नहीं था जितना हमेशा होता था। व्यापारियों ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। पिताजी ने उसे बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने में बहुत पैसे लगा दिए थे। उस समय हाथ में इतना कैश नहीं था, इसलिए मकान गिरवी रखना पड़ा। हमने सोचा था कि इसे जल्द ही छुड़ा लेंगे, लेकिन हालात अब तक भी सुधर नहीं पाए। शायद ये अब आसान नहीं है, लेकिन मोहित, अगर उसके बदले ये सब ज्वेलरी बेच दी होती तो इतना तनाव होता ही नहीं। कम से कम अपनी छत तो होती, हम सब खुश रहते। लेकिन महक, समाज में एक रेपुटेशन है, उसे भी तो संभालना पड़ता है। मकान गिरवी रखा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर बिना ज्वेलरी, बिना कार के कैसे रहती? देखो मोहित, ये हमारे परिवार की समस्या है, हम मिलकर उससे निपटेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। मोहित, मेरे घर की एक सच्ची कहानी है, क्या तुम सुनोगे? हाँ महक, ज़रूर सुनूंगा। तब महक ने दादी के सोने के कंगन की पूरी सच्ची घटना मोहित को सुना दी और उसने कहा, मोहित, कंगन भले ही चले गई, लेकिन हमारे परिवार को सुकून और शांति वाला जीवन दे गई। परिवार में सब खुश थे, रात को चैन से सोते थे, घर में किसी तरह का तनाव नहीं था। महक के मुंह से सोने के कंगन की बात सुनकर मोहित स्तब्ध था। उन शब्दों ने मोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी महक फिर से बोली, देखो मोहित, झूठे दिखावे की और झूठी शान की क्या ज़रूरत है? जब से मैंने ये जाना है तो मेरे शरीर पर पहने हुए ये गहने मुझे भारी लगने लगे हैं। मेरे तन पर मानो कांटे चुभ रहे हैं। इसलिए देखो, मैंने उन्हें उतार दिया है। और तुम्हारे हाथ पर ये 1 लाख रुपए की घड़ी क्या चुभती नहीं? उसे पहनने से क्या बहुत इज्जत मिल जाती है। मम्मी जी भी कितना दिखावा करती हैं। किट्टी पार्टी में जाते समय आज मैंने देखा कि उन्होंने खुद को गहनों की दुकान बना लिया था। मोहित, अगर हम इन सभी कीमती उपहार को एकत्रित करके देखें और इन्हें इनकी अच्छी कीमत के साथ बेच दें, तब तो हमारा घर छूट जाएगा ना। ये सब तो हम फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन अपना आशियाना, अपनी छत को तो हम अपने से दूर नहीं जाने दे सकते ना।
तभी मोहित ने टोकते हुए कहा, पर महक, दूसरों के सामने अपनी इज्जत क्या हो जाएगी अगर 1 लाख की जगह 1,000 रुपये की घड़ी पहनेंगे। देखो मोहित, ये भी तो सोचो, अगर घर छुड़ा ही नहीं पाए तो कहाँ जाएगी हमारी इज्जत। गहने पहनकर सड़क पर आ जाएंगे। देखो मोहित, जो सच है वो सच है। झूठी शान में जीने से अच्छा है कम ही सही हम सच्चाई के साथ इन हालातों का सामना करके स्वाभिमान से जिएं। सिर्फ एक बार इस झंझट से बाहर निकल कर तो देखो, कितना हल्का महसूस होगा। घर में सबके उदास चेहरों पर फिर से ताजगी आ जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो महक, कहते हुए मोहित ने अपने आंसुओं को पूछा। तभी महक ने कहा, देखो मोहित, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने कभी नौकरी नहीं की, पर अब करूँगी। वो सब तो ठीक है महक, पर पता नहीं मॉम डैड मानेंगे या नहीं, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। तभी बाहर से मोहित की माँ कविता जी की आवाज़ आई, मानेंगे क्यों नहीं। जिस घर में इतनी सुशील गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ हो, उसकी बात मानेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। कहते हुए कविता जी अंदर आ गईं। दरअसल कविता जी ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जब महक मोहित को बता रही थी तो उन्हें लगा कि अब मोहित के साथ उसका झगड़ा होगा, इसलिए उन्होंने अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन महक की समझदारी और प्यार भरी बातें सुनकर कविता जी और उनके पति के कदम बाहर ही रुक गए। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में आ गए और बोले, महक बेटा, तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से ये गहने तुम्हारे लिए बनवाए थे, क्या तुम इन्हें दे सकोगी। मम्मी जी, ये गहने हमारे सुख दुख के साथी ही तो हैं। सुख में शरीर पर सजकर हमारी सुंदरता बढ़ा देते हैं, पर मुसीबत की घड़ी में हमारी इज्जत भी बचा लेते हैं। ये संस्कार मेरी दादी ने हमारे परिवार को दिए हैं। महक की बातें सुनकर कविता जी और उनके पति महेश जी ने महक के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए तो महक ने उनके हाथों को अपने सर पर रखकर नीचे झुकते हुए कहा, मॉम डैड, ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए हैं। मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। दूसरे दिन सारे गहनों को बेचकर मोहित के परिवार ने अपना घर छुड़ा लिया। आज सच में उनके चेहरे पर झूठी बनावटी मुस्कान नहीं बल्कि सच्ची खुशी थी। ये जीवन का कटु सत्य उन्होंने बहुत देर से सीखा कि झूठी शान और दिखावा धीरे धीरे हमसे हमारा सुकून छीन लेता है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। यही जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है। रात को खाना खाते समय महक के ससुर महेश जी ने कहा, थैंक यू महक बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं तनाव मुक्त होकर खाना खा रहा हूँ। कितना हल्का महसूस हो रहा है। कोई कर्ज नहीं है तो कोई मानसिक तनाव भी नहीं है। तभी कविता जी भी बोली, बिल्कुल सच, आज मुझे भी बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, वरना तुम्हें चिंतित देखकर ऐसा लगता था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। थैंक यू महक बेटा। सास ससुर की बातें सुनकर महक बोली, माँ पिताजी, आप सच में खुश तो हैं ना। हाँ बेटा, बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी भी, कविता जी ने कहा तो महक बीच में ही बोली, अरे मम्मी जी, भगवान चाहेगा तो वो फिर से बन जाएंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। जो खुशियाँ मुंह मोड़कर हमसे दूर जा रही थी, हम सब ने मिलकर उन्हें वापस बुला लिया है। हाँ बिल्कुल बेटा, जिसके परिवार में इतनी प्यारी बेटी आ गई हो, वहाँ से खुशी भाग कैसे सकती है। अब तो वो हमेशा ही रहेगी। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो अपने ससुर की बात सुनकर महक बहुत खुश हो गई। आज उसे अपनी दादी के शब्द याद आ रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि जैसे एक अच्छी बेटी हो वैसे ही वहाँ एक अच्छी बहू बनकर दिखाना और उस घर की मर्यादा की हमेशा लाज रखना। अपनी खुशी के साथ
उन सभी की खुशियों का भी ध्यान रखना। और आज महक ने अपनी दादी से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।